वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आज आपके सामने कक्षा 12 नागरिक शास्त्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आप बताएंगे कि नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, नागरिक शास्त्र के जनक कौन है। तो आइए बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र के जनक के बारे में जानेंगे। नागरिक शास्त्र के जो जनक है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन जी है, जो नागरिक शास्त्र का जनक के रूप में माने जाते हैं। नागरिक शास्त्र का परिभाषा यहाँ पे हम बताए हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत या सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत एक अच्छे नागरिक होने के तौर तरीके, रहन सहन, बोलने की शैली या उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में अच्छे होने का एक हमें संयोजन प्राप्त होना ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। अर्थात यहाँ लिखा गया है कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत एक अच्छे नागरिक बनने के बारे में, होने के तौर तरीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि नागरिक शास्त्र के अंदर जितनी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होता है वह सब समाहित होता है नागरिक शास्त्र के अंदर। चाहे उसके आचरण को ले लीजिए, चाहे उसके व्यक्तित्व को ले लीजिए, आर्थिक रूप से ले लीजिए, राजनैतिक रूप से ले लिए, यह सब नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के बारे में। कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर होगा नागरिक शास्त्र का, उस चैप्टर का नाम होगा शीत युद्ध का दौर। आखिर शीत युद्ध का दौर किसे कहा जाता है, शीत युद्ध उसका नाम क्यों पड़ा, शीत युद्ध कब आया, विश्व में शीत युद्ध कब आया दौर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शीत युद्ध जो है कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था। तो इससे पहले हम जाते हैं जब पूरी वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जैसे ही होती है तो हमारा चलता है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध जो है, इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। शीत युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध होता है, ऐसी युद्ध होती है। कहने का मतलब यह है कि शीत युद्ध से आशय ऐसी स्थिति से हम करते हैं जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे चुनाव होता है हमारा, चुनाव में एक से अधिक 3, 4, 5, 6, 7 उम्मीदवार खड़े होते हैं। उसमें देखिए, किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी से मारपीट नहीं करते हैं, किसी से बहसबाजी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इसमें यह होता है कि वाक संघर्ष करते हैं। मतलब मुंहों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, ऊंटों के द्वारा हम उससे लड़ते हैं, हम उससे युद्ध करते हैं, और लास्ट में
जिसकी जितनी संख्या होती है वो उम्मीदवार जीत जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि न लड़ाई होती है न झगड़ा होता है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। किसके द्वारा? तो हम कह सकते हैं समाचार पत्रों के द्वारा, वाक संघर्षों के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा इत्यादि। हम बात करेंगे शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में यह होता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है, इससे थोड़ा हम पहले चलते हैं। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम बताते हैं कुछ। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में होता है कि जितने देश लड़ रहे थे उस देशों में दो चार ऐसे देश थे, जैसे हम कह सकते हैं अमेरिका। अमेरिका जो था, जो कहा जाता है कि मित्र राष्ट्र, अमेरिका का जो मित्र राष्ट्र था फ्रांस और इंग्लैंड था। रूस भी था। जैसे ही वह परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जो कि आज जापान में स्थित है, हिरोशिमा और नागासाकी। जैसे बम गिराया, लेकिन बम गिराने से पहले क्या होता है कि रूस को मालूम नहीं चला था कि अमेरिका जो है परमाणु बम बना रहा है, लेकिन इसके दो मित्र राष्ट्र को मालूम हो चुका था कि अमेरिका जो है बम बना रहा है, परमाणु बम, और हिरोशिमा पर गिराएगा। वह जो देश है जिसको मालूम था वह इंग्लैंड और फ्रांस है। ये दोनों देश क्या थे कि जानते थे कि अमेरिका हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराएगा। और बात करते हैं रूस की, तो रूस नहीं जानता था। बात आती है शीत युद्ध पर, तो शीत युद्ध में क्या होता है, जैसे ही अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिराता है और उस समय युद्ध की समाप्ति हो जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, शीत युद्ध का दौर चलने लगता है। उस समय अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों का उदय होता है। एक तरफ हम कहते हैं अमेरिका और दूसरी तरफ होता है रूस। इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इसको सोवियत संघ बोला जाता है। ये दोनों क्या होते हैं कि उस समय शीत युद्ध के दौरान इन दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। उस समय क्या होता है, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था होता है और रूस का अर्थव्यवस्था होता है वह काफी नुकसान हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। उस समय क्या होता है, अमेरिका और रूस, कहने का मतलब यह है कि दो देशों में अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों को हानि उठानी पड़ती है। वहां का अर्थव्यवस्था जो होती है चौपट हो जाती है, भूखमरी हो जाती है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। जो रोजगार मिलनी चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पाता है। और जो अमेरिका था वह चाहता था कि हम अपने अंदर विशाल देश को शामिल करें। जो अमेरिका को छोड़कर जो अदर देश थे, वह जो अमेरिका था, अमेरिका चाहता था कि हम जो बचे खुचे देश हैं उसको हम अपने में शामिल करें, और रूस चाहता था कि जो बचे खुचे देश हैं हम अपने में शामिल करें। फिर बात करते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध में क्या होता है कि अमेरिका और सोवियत संघ
सोवियत संघ कहने का मतलब कि यूएसएसआर यानी कि रूस। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे यानी ये सोचता है कि हमारे पास बहुत शक्ति है और रूस सोचता है कि हमारे पास बहुत ही शक्ति है। यह दोनों का होता है कि उसी समय से ये दोनों क्या होते हैं कि इन दोनों देशों का उदय हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो ये दोनों महाशक्ति होती है, सोचता था कि हम ऊंचा बने और ये सोचता था कि हम ऊंचा बने, यह एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होने का जो कारण था, यानी शीत युद्ध के जो कारण थे, यही दो कारण थे, अमेरिका और रूस। बात करते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण से पहले चलते हैं, जो दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, उसी के चलते शीत युद्ध का दौर शुरुआत की गई थी। इसमें जो दो शक्तियों का जो उदय हुआ था, पहली शक्ति है अमेरिका और दूसरी शक्ति है रूस। अमेरिका को पश्चिमी पूंजीवाद गुट कहा जाता है और रूस को साम्यवादी गुट कहा जाता है। बात करते हैं शीत युद्ध के कुल कितने कारण थे। तो शीत युद्ध के कुल 4 कारण भी हो सकते हैं, 5 कारण भी हो सकते हैं, 6 कारण भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं विस्तारवाद का बढ़ता डर। जैसे ही अमेरिका और रूस में वहां का जो विस्तार होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका और रूस में जो विस्तार होता है, बहुत ही तेजी से विस्तार होता है, लेकिन दोनों देशों में डर पैदा बनी रहती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा डरते रहते हैं कि अमेरिका कहीं रूस पर हमला न कर दे, और रूस कहता था कि कहीं अमेरिका हमला न कर दे। तो जो उस समय का जो दौर था, द्वितीय महाविश्व युद्ध के पश्चात, जो इटली पर आधिपत्य को लेकर अमेरिका तथा जो इटली था और जर्मनी जो था, इन दोनों को लेकर के अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में खींचातानी चलती रहती थी। अमेरिका और सोवियत रूस में खींचातानी क्यों चलती थी? क्योंकि जर्मनी और इटली, ये दोनों देशों को लोग मिलाना चाहते थे, ताकि हमारी शक्तियां अधिक हो जाए, और रूस चाहता था कि हमारी शक्तियां अधिक हो जाए। फिर दूसरा है राष्ट्रीय हितों का अंतर। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होती है, तो दो जो गुट होते हैं, अमेरिका और रूस, ये दोनों देश चाहते हैं, अमेरिका चाहता था कि क्यों ना हम विचार धारा को समाप्त कर दें। जो अमेरिका था वह चाहता था कि हम क्यों न विचारवाद को समाप्त कर दें, और रूस चाहता था कि क्यों न हम साम्यवाद पूंजीवाद को खत्म कर दें। बात करते हैं परस्पर विरोधी विचारधाराएं। जो दो महाशक्तियां थी, जो उनकी विचारधाराएं थी, उन दोनों के अंदर यानी दोनों के मध्य, दोनों के बीच मतभेद पैदा होने लगी। इससे जो उनकी विचारधाराएं थी, रूस और अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका से मिलती जुलती नहीं थी। बात करते हैं परस्पर भय तथा अविश्वास। इसमें क्या होता है कि दोनों देशों को एक डर सी लगी रहती है।
अमेरिका चाहता था कि रूस हमारे ऊपर हमला ना बोले, और रूस चाहता था कि हमारे ऊपर अमेरिका हमला ना करे। और दोनों के बीच जो विश्वास की जो कड़ी थी वह खत्म हो गई थी। एक दूसरे पर लोग, एक दूसरे देशों पर लोग विश्वास नहीं करते थे। अगर विश्वास करते तो आज दोनों देश इस नतीजे पर नहीं पहुंचते। ये तो चाहता था कि क्यों ना हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में अपनी पावर दिखाएं, अपनी शक्तियां बनाएं, और दूसरा चाहता था कि हम पूरे विश्व पर अपना अधिकार प्राप्त करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां है चौथे पॉइंट में कि दोनों को डर लगता था, फिर एक दूसरे पर विश्वास न था।